एक आधा मिनट देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने अल्कीन के तमाम एडिशन रिएक्शंस के बाद अल्कीन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी किया और उसी में इस बात का भी तस्करा आपसे कर दिया कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन विच इज विद ऑरेंज कलर सॉल्यूशन और KMnO4 का रिएक्शन विच इज पर्पल कलर, दोनों की एक जैसी अहमियत है। ये दोनों डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करके अपना कलर खत्म कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, तो कलर भी खत्म हो गया। और इस वजह से ये रिएक्शन इनके सिंपल केमिकल टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हमने उसका एक जवाब भी लास्ट टाइम लिखा दिया था। तो अब हमारे पास जो एंडिंग की चंद चीज़ें हैं उस पर आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अब एक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हुआ जिसकी 7 एग्जाम्पल्स पढ़ी। फिर दूसरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, एक ही था बहरहाल वो। और अब तीसरा रिएक्शन है कंबस्शन, जो इस लिहाज से फॉर्मेलिटी है कि ये हम ऑलरेडी अल्केन्स में कर चुके हैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए हम यहाँ दोबारा कर रहे हैं। हमने आपको अल्केन्स में बताया था कि सारे हाइड्रोकार्बन्स जब हवा में जलाए जाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हीट बनती है जिसे हम हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। तो अब इसकी खास बात यह है कि ये सारे अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस सबके लिए रिएक्शन एक ही है कि देखो ना, फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिर्फ फर्क क्या है कि सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से बैलेंसिंग में फर्क आ जाता है। तो ये काम हम अल्कीन्स में कर चुके हैं, दोबारा यहाँ दोहरा लेते हैं। अल्कीन्स में पहला मेंबर है इथीन। आप चाहें तो इसे ऐसे लिखें, आप चाहें तो इसका फॉर्मूला C2H4 करके लिखें। यहाँ स्ट्रक्चर की अहमियत नहीं है, इसलिए दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। When it react with oxygen, जैसा कि हमने आपसे कहा, it always forms carbon dioxide and water। तो अब बैलेंस करें तो उसका तरीका बताया था कि पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 कार्बन है इथीन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लग गया। 4 हाइड्रोजन है तो वाटर के साथ भी 2 लग गया। ऑक्सीजन गिनिए प्रोडक्ट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 4 ऑक्सीजन हो गए और वाटर में 2 हो गए, तो टोटल हो गए 6। तो ऑक्सीजन के साथ 3 लग गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। फर्स्ट कीजिए ये नंबर इवन नंबर की जगह ऑक्सीजन का ऑड नंबर आ जाता, तो हम सारी इक्वेशन को ट्वाइस करते ही हमने आपको बताया हुआ। इधर तो नहीं जरूरत पड़ी, लेकिन अगले वाले में पड़ जाएगी। तो अब अगर मैं प्रोपीन की इक्वेशन लिखूं तो ये है प्रोपीन। अब सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। 3 कार्बन है प्रोपीन में, तो कार्बन के साथ 3 लगा दीजिए। और फिर हाइड्रोजन यहाँ 6 है, तो हाइड्रोजन के साथ भी 3 लगा दीजिए, वाटर के साथ भी। तो ऑक्सीजन हो जाएंगे प्रोडक्ट में 9, विच इज ए ऑड नंबर। तो 9 O2 के साथ मैं बैलेंस नहीं कर सकूंगा, तो इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को ट्वाइस करूं। जब मैं पूरी इक्वेशन को ट्वाइस करूंगा तो मेरे पास कार्बन हो जाएंगे 6, हाइड्रोजन हो जाएंगे 12, तो यहाँ पे भी 6 लगेगा। और अब यहाँ 9। इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी।
यही काम मैंने अल्केन्स में भी किया था, यहाँ भी करके दिखा दिया, इथीन प्रोपीन के साथ। अब अगर आप ब्यूटीन लेते हैं तो उसकी इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। पेंटीन लेंगे इसी तरह ट्वाइस करना पड़ेगा। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए 2-4 और कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये वही काम है जो हम अल्केन में कर चुके हैं। ये हो गए अल्कीन के एज अल्कीन तमाम रिएक्शंस। हेडिंग्स 3 डली हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसके अंदर डिटेल्स अजीब सी थी। पहली एडिशन रिएक्शन में 7 रिएक्शंस हमने पढ़े, फिर ऑक्सीडेशन में रिएक्शन एक ही था लेकिन उसकी अपनी एक डिटेल थी, और कंबस्शन ये हो गया। अब आखिरी, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी आखिर में हम आपको कुछ स्पेशल 2 रिएक्शंस बताना चाह रहे हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ईथीन से है। सो अब ये रिएक्शन तमाम अल्कीन्स के नहीं है, यूं समझ लीजिए कि ये ईथीन की एप्लीकेशन है। ये जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन्स का, वो क्या उसकी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। तो आइए देखें। ये इसलिए अब मैं यहाँ पर बजाय रिएक्शन की सीक्वेंस बनाने के इसे मैं कहूँगा एप्लीकेशन ऑफ ईथीन। तो अब जो कुछ भी इसमें कहा जा रहा है वो सिर्फ ईथीन से रेलेवेंट है, बाकी तमाम अल्कीन्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो अब ये क्या है, ये है नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। अब नाम से ही अंदाजा आपको हो गया, इसका कलर मस्टर्ड है, इसीलिए तो इसे मस्टर्ड गैस कह रहे हैं कि इंतहाई जहरीली गैस है। वर्ल्ड वॉर 2 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने इसे इस्तेमाल किया था, और ये हमारी स्किन को अटैक करती है और बड़ी लीथल है और बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। इस पर बैन है वर्ल्ड वाइड अब इसे इस्तेमाल करने का। ये समझ लीजिए ये वो केमिकल गैस कहलाती है जिसे कम से कम ऑफिशियली ना कोई मुल्क बना सकता है और ना इस्तेमाल कर सकता है। तो कैसे बनती है, क्या है, देख लेते हैं। तो ईथीन के 2 मोल्स को हम S2Cl2 से रिएक्ट करवाते हैं, विच इज कॉल्ड सल्फर मोनोक्लोराइड। हो सकता है कुछ बच्चों को ये परेशानी होगी, इसमें 2-2 क्लोरीन है, तो आप इसको मोनोक्लोराइड क्यों कह रहे हैं, तो डाई क्लोराइड होना चाहिए। तो उसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। फॉर्मूला S2Cl2 है, यानी 2 सल्फर हैं और दोनों के साथ एक एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो ओवरऑल 2 सल्फर के साथ 2 क्लोरीन है, यानी 1 सल्फर के साथ 1 क्लोरीन है, इसलिए हम इसको सल्फर मोनोक्लोराइड कहते हैं। बहरहाल जब ये रिएक्शन करता है ईथीन से, तो ईथीन के दोनों मोल्स अपना डबल बॉन्ड खत्म कर देते हैं। तो दोनों मोल्स, दोनों ईथीन के कार्बन्स में एक एक वैलेंसी खाली हो गई, तो उनमें से एक क्लोरीन को मिली, और एक वैलेंसी से दोनों ने सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया। क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 है, तो सल्फर दोनों तरफ से कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो दूसरा सल्फर होगा वो साइड प्रोडक्ट बनेगा, वो अलग हो जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है ये कहलाता है मस्टर्ड गैस। अब ये एक तो जिस टाइप का और जितना कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, सल्फर के कंपाउंड्स का तो वैसे ही हमने कोई नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा, सो यू हैव नो आइडिया कि हम इसका आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे। तो हम इसे मस्टर्ड गैस कॉमनली कहते हैं और इसका आईयूपीएसी नेम हम लिख रहे हैं। हम अगर जाहिर सी बात है वो उसकी लॉजिक नहीं समझाएंगे, वो आप याद कर लेंगे, क्योंकि एक ही तो नाम है, कौन सा कोई इस तरह के नामों के लिए हम पूरा बैठकर सिस्टम समझते रहे। तो इसको हम कहते हैं बीटा, बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। और ये बात हमने आपको बता दी कि ये हाईली पॉइजनस है और स्पेशली हमारी स्किन पर अटैक करती है। इसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया था, तो ये बात यहाँ लिख सकते हैं। मस्टर्ड गैस is highly poisonous
attacks especially on skin used in First World War। ठीक हो गई बात, ये एक एप्लीकेशन हो गई। दूसरी से आप वाकिफ हैं इसलिए उस पर इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है पॉलीमराइजेशन। इथीन पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन बनाता है जो प्लास्टिक बैग्स में इस्तेमाल होता है। ये हम पॉलीमर के टॉपिक्स में और प्लास्टिक के टॉपिक्स में पूरी तफसील से पढ़ चुके हैं। सो पॉलीमराइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन n number of ethene molecule when subjected to high temperature and pressure it forms polyethene। ठीक हो गई बात। तो इस तरह से ये सारे रिएक्शंस हो गए अब पूरे, जिसमें हमने पहले बात कर ली आपसे उन रिएक्शंस की जो सारे अल्कीन्स में कॉमन थे, और फिर उसके बाद स्पेशल वो रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ ईथीन में थे। तो अब आखिरी चीज बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अल्केन्स में की थी कि देयर इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज ईथीन, और उसके रेस्पेक्ट से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस एमसीक्यूज के लिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथीन, it is a colorless gas with sweet smell। It produce anesthesia on inhalation। सांस के साथ अगर ये इनहेल हो जाए तो ये बेहोशी तारी करती है, आपको बेहिस कर देती है, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है। और फिर इसके बाद ये पानी में बहुत ही स्पैरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में बहुत तेजी से डिसॉल्व हो जाती है। सो स्पैरिंगली या स्लाइडली सॉल्युबल इन वाटर एंड highly soluble in alcohol and ether, less denser than air। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। और अब अगर हम इसके यूजेस, ये भी ईथीन के एस्पेक्ट से होंगे। एक तो हो ही गया कि भाई हमने इसे पॉलीमर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसे हम मस्टर्ड गैस भी बना ली हमने, तो इस लिहाज से ये भी हो गया। इसी तरह एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो फिर ये एनेस्थेटिक के तौर पर यूज होगी। तो यही यूजेस हमने इसके अलग से भी लिखने हैं। तो यूज्ड as anesthetic used to prepare mustard gas, plastic, that is polyethylene, etc.,
और फिर एक इसका इस्तेमाल है यूज्ड फॉर ripening of fruits. राइपनिंग मीन्स पकाना, यानी फ्रूट कच्चे हो उन्हें पकाना हो, या पके हुए हो तो गलाना हो, यानी उनकी ग्रोथ को तेज करने के लिए हम ये गैस इस्तेमाल करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि केला, बनाना, उसमें से ये गैस निकलती है। इसलिए कहा ही जाता है कि जब आप फल फ्रूट खरीदें तो केले को कभी बाकी फलों के साथ नहीं रखें। केले में से कुदरती ये गैस निकलती है, तो उसके आसपास जो बाकी फल होंगे वो इस गैस की वजह से तेजी से पकेंगे या गल जाएंगे। तो अगर आम अंदाज में वो फल एक हफ्ते तक गले बगैर रह सकते हैं, तो केले के साथ रखने की सूरत में शायद वो 3-4 दिनों के बाद गल जाए। तो एक ज़ुबैदा आपा का टोटका है ये, लेकिन इसका साइंटिफिक लॉजिक है कि फलों में बाकी फल अलग रखें, केले को अलग रखें। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दीजिए। बहरहाल, दिस इज़ ऑल अबाउट एल्कीन्स। ये छोटी-छोटी जो बातें थी वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बतानी थी, वो हमने बता दी। आखिरी हिस्सा अब हम शुरू करें हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन के अंदर, उसके बाद फिर बेंजीन तो है ही। तो वो है अब केमिस्ट्री ऑफ अल्काइन्स। एक लिहाज से आप ऐसा सीखेंगे कि जैसे हम अल्कीन्स को ही दोबारा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हमने अल्कीन्स में किया था, वही सब कुछ उसी तरतीब और अंदाज से अल्काइन्स में है। बस समझ लीजिए हर चीज़ डबल हो जाएगी। जब आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, तो भी यही बात होगी कि जिस तरीके को इस्तेमाल करके आप डबल बॉन्ड लाए थे, यानी एक पाई बॉन्ड लाए थे, वही तरीका 2 दफ़ा लगाएँगे तो डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन बन जाएगा। तो इसी तरह जब हम रिएक्शंस करेंगे, तो जो रिएक्शन अल्कीन एक पाई बॉन्ड होने की वजह से एक दफ़ा करता था, अल्काइन वही रिएक्शन 2 दफ़ा करेगा। इस तरह एक लिहाज से रिवीजन हो रहा होगा कि वही सारी बातें हम रिपीट करेंगे डबल करके अल्काइन्स में। देखिए कि ये बात मैं जो कह रहा हूँ उसमें क्या दम है। तो सबसे पहली चीज़, अल्काइन्स की केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो भी वही है, पहले इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिर इनके रिएक्शंस। तो स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारा सबसे पहला तरीका है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। एकदम से आपको याद आना चाहिए कि यही तरीका हमने अल्कीन की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। ज़रा फ्लैशबैक में जाते हैं और अल्कीन में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से कैसे हमने अल्कीन बनाया था वो याद करते हैं, और उसी से हमें क्लू मिलेगा कि फिर यहाँ क्या करना है। तो ज़रा याद करते हैं कि जब हमने अल्कीन में ये टॉपिक पढ़ा था, तो उस वक्त हेडिंग थी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, रेड से जो मैं साइड पे लिख रहा हूँ ना, उससे ही इसे समझने में मदद मिलेगी। मदद क्या मिलेगी? आपको ये अंदाज़ा होगा कि अगर मुझे एल्कीन का रिएक्शन याद है, तो अल्काइन खुद ब खुद हो गया। एक फ़ायदा हो गया ना कि 2-2 दफ़ा याद करने के बजाय एक ही दफ़ा याद कर लेना काफ़ी है, थोड़ी-सी अकल इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखिए, अब ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन को याद रखिए क्या था कि हमने आपसे ये कहा था कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन और हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में से रिमूव कीजिए और उसकी जगह पर वहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड्स कौन होते हैं? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स हमने आपसे लेने को कहा था जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो, 1 कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो और 1 के साथ हैलोजन हो। तो अगर आप अल्काइल हैलाइड 1 हैलोजन और 1 हाइड्रोजन वाला लेंगे, और ये दोनों चीज़ें रिमूव करने के लिए हमने आपसे कहा था स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होगा, और ये भी बताया था वो अल्कोहल में डिसॉल्व होगा तो अल्कोहलिक पोटाश या अल्कोहलिक सोडा कहलाएगा। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं मेन बात करूँ तो वो मेन बात ये है कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका पोटेशियम हैलोजन से मिलकर बनाएगा पोटेशियम हाइलाइड,
और उसका OH हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा वाटर, और इन दोनों के बनने से पीछे बनेगा डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स एंड दैट इज एल्कीन। लॉजिक ये समझ में आई कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर हम इस तरह करें कि एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव करें, तो उसके नतीजे में अल्कीन बनेगा जिसमें एक पाई बॉन्ड होता है। अब मुझे अल्काइन बनाना है जिसमें दो पाई बॉन्ड है, तो यही काम दो दफा कर दूं। यानी दो दफा करने का मतलब है एक नहीं दो हैलोजन रिमूव करें, एक हाइड्रोजन नहीं दो हाइड्रोजन रिमूव करें। तो भाई दो हैलोजन और दो हाइड्रोजन होंगे तो रिमूव करेंगे ना, अल्काइल हैलाइड में तो नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है अब जब आप यही काम अल्काइन बनाने के लिए करेंगे तो अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए सिंपल अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करने के बजाय ऐसा कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे जिसमें दो हैलोजेंस हो, और जिन दो कार्बन्स के साथ वो दो हैलोजन हो उनके साथ हाइड्रोजन भी हो। तो ऐसा कंपाउंड बन जाता है क्या? विसिनल डाइहैलाइड। नाम सुना हुआ है ना विसिनल का। तो अब अगर मैं विसिनल डाइहैलाइड इस्तेमाल करूं और उसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करूं, तो चूंकि इसमें दो दो हेलोजन है, तो दो दो हेलोजन रिमूव करवाऊंगा, तो फिर दो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, यानी अल्कीन नहीं अल्काइन बनेगा। इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह होगी। बस अब सिंपल अल्काइल हैलाइड की जगह आप एक ऐसा अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं जिसके दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स के साथ एक एक हेलोजन भी है और एक एक हाइड्रोजन भी है। इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन भी निकालें और हेलोजन भी निकालें, तो टोटल चार चीजें रिमूव होंगी, तो फिर बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। हर कार्बन की दो दो वैलेंसियां एक तरह से कम होंगी। तो ये काम कौन करेगा? वही स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन उसके भी अब दो मोल्स चाहिए होंगे, क्योंकि एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एक पोटेशियम तो सिर्फ एक ही हेलोजन हटा सकता है। हमें दो हेलोजन हटाने हैं, तो 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे। जब हम 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइलाइट, और OH दोनों हाइड्रोजन्स को हटाएगा तो 2 मोल्स ऑफ वाटर, और पीछे खुद ब खुद कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सो ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाते हैं, और इनकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से अल्काइन बन गया। तो बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखवा देता और आप इसे भी एक नया रिएक्शन समझ के रट्टा लगा लेते, मैंने इसका कनेक्शन जोड़ा है कि जिस तरह एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव करके आपने अल्कीन बनाया था, दो हैलोजन और दो हाइड्रोजन रिमूव करके हमने अल्काइन बनाया। रिएक्शन वही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, और उसी रिएजेंट यानी स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से किया जाएगा, विच शुड बी डिसॉल्व इन अल्कोहल। तो ये कहलाएगा अल्कोहलिक पोटाश। अब अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करूं तो वो बनेगी, अगर मैं आपके सामने ये विसिनल डाइहैलाइड लाऊं जिसमें दो कार्बन पे दो क्लोरीन है, यानी 1 2 डाइक्लोरो इथेन, और इसका रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कोहलिक पोटाश से करवाया जाए, तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में इथाइन बनेगा। सेम इसी तरह अगर हम आपसे कहें इक्वेशन लिखिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन of 2,3 dibromo butane
तो आई होप हमने इसे देख के ट्राई करने की कोशिश की होगी। बहरहाल हियर इट इज। अब इस तरह के सवालात करने की आदत है हमें, तो ये डेलिबरेटली हाइड्रोजन अलग करके दिखाया ताकि समझ आए कि हाइड्रोजन हैलोजन दोनों रिमूव कर रहे हैं। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है ये। और जब ये 2 मोल्स, और अब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जानबूझ के लिखा है, तो मैंने हर जगह आपसे कहा है कि हम पोटेशियम के साथ साथ सोडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से एग्जाम्पल हमेशा पोटेशियम की ही दी है, तो कहीं ये गलतफहमी ना हो कि बस यही यूज हो सकता है, इसलिए मैंने कहा एक एग्जाम्पल इसकी भी हो। अल्कोहल में डिजोल्व हो तो इसको कहते हैं अल्कोहलिक सोडा। तो पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से जिसको चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक से रिएक्शन करेगा, तो साइड प्रोडक्ट में हैलोजन अलग हुआ, इस केस में सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना, और 2 ब्यूटाइन बनेगा। जिन 2 कार्बन्स के साथ ब्रोमीन था उन्हीं के साथ से हाइड्रोजन भी हटे, और इस तरह वहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एंड दिस इज 2 ब्यूटाइन। ठीक हो गई बात। This is first method of preparation of alkynes, which is connected with the alkenes preparation. And not only this one, जो दूसरा तरीका है उधर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। आइए देखिए सेकंड मेथड जो अल्काइंस को बनाने के लिए होगा। वो तरीका कहलाता है डीहैलोजिनेशन। अब डीहैलोजिनेशन तो सिर्फ हैलोजन को रिमूव करना है। अब फ्लैशबैक में जाते हैं। अल्कीन्स की प्रिपरेशन में भी एक तरीका ऐसा ही था जो सिर्फ डीहैलोजिनेशन था, और वो किसका था अल्कीन बनाने के लिए? वो था विसिनल डायहलाइड का। जब सिर्फ हैलोजन रिमूव करना हो, हाइड्रोजन को ना छेड़ें, तो अल्कीन बनाने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप ऐसा कंपाउंड लाइए जिसमें 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर एक एक हैलोजन हो, तो ये विसिनल डायहलाइड है। और सिर्फ हैलोजन रिमूव करना हो तो हम जिंक मेटल यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में, जिसे जिंक डस्ट कहते हैं। और जिंक दोनों हैलोजन्स को अपने साथ मिलाकर जिंक हाइलाइड बनाता है और हम अल्कीन बना लेते हैं। तो अगर सिर्फ डीहैलोजिनेशन की जाती है तो 2 हैलोजन रिमूव करके अल्कीन बना है, तो अल्काइन बनाने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करें? इसे डबल कर दें, 2 की जगह 4 हैलोजन रिमूव कर दें तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो 4 हैलोजन वाला कंपाउंड लाएंगे तो रिमूव होगा ना। इसका मतलब ये है कि अब इसी रिएक्शन को अपग्रेड करें फॉर अल्काइंस प्रिपरेशन, तो आप कहेंगे कि डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो अल्कीन। ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 हैलोजन हो, और किस तरह हो? 2 कार्बन पर 4 हो, एक कार्बन पर 2, एक कार्बन पर 2, ताकि उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ सके। तो कौन सी टाइप का टेट्रा हेलो अल्केन चाहिए? ये जनरल इक्वेशन में क्लियरली नजर आएगा। ऐसा टेट्रा हेलो अल्केन जिसके 4 हैलोजेंस 2 कार्बन पर ही एडजस्ट हो जाए, एक कार्बन के साथ 2 और एक कार्बन के साथ 2। तो ये वाली टाइप का टेट्रा हेलो अल्केन अगर आप इस्तेमाल करें और इसके हैलोजेंस रिमूव कर दें, तो जब एक कंपाउंड में से 2 हैलोजन रिमूव करते हैं तो अल्कीन बनता है, और अगर 4 रिमूव कर दें तो अल्काइन। तो इसके लिए क्या करेंगे? वही जिंक इस्तेमाल होगा, लेकिन चूंकि 4 हैलोजन रिमूव करने हैं तो जिंक के 2 मोल्स यूज होंगे, और ये जिंक भी वही है, जिंक डस्ट। तो 2 मोल्स ऑफ जिंक हाइलाइड बनेगा, और चूंकि 2 कार्बन पे टोटल 4 वैलेंसियां खाली हुई हैं, इसलिए दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये बन गया अल्काइन। तो ये खास तौर पर हमने अल्कीन में मौजूद अपनी प्रिपरेशन को कोट करके उससे रिलेट इसलिए किया है कि दोनों रिएक्शंस में कनेक्शन है। तो अगर मुझे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है तो मैं यूज करता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मुझे सिर्फ डीहाइलोजिनेशन यूज करना है तो मैं इस्तेमाल करता हूँ जिंक। अब अगर मैं एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो अल्कीन बनेगा, 2 हाइड्रोजन और 2 हैलोजन हटाऊंगा तो अल्काइन बनेगा। 2 हैलोजन सिर्फ हटाऊंगा जिंक की मदद से तो अल्कीन बनेगा, और 4 हैलोजन हटाऊंगा तो अल्काइन बनेगा।
ये है टोटल कहानी। तो अब इसकी एग्जाम्पल अगर मैं बना दूं आपके सामने, ये है 1122 टेट्राक्लोरो ethane. When react with 2 moles of zinc, it forms 2 moles of zinc chloride, and we will get this ethyne. और अगर हम इसकी एक और एग्जाम्पल भी बना लें तो वो ऐसे हो सकती है। इसलिए हायर एग्जाम्पल्स में कोई ख़ास परेशानी नहीं है कि भाई जिन कार्बन्स के साथ हमें हेलोजेंस चार चार नज़र आएंगे उन्हीं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना है, इसलिए इस इक्वेशन बनाने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। सो अब ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये है 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, जिंक के 2 मोल्स 2 जिंक ब्रोमाइड बनाएंगे, चारों ब्रोमीन हट गए और हमें प्रोपाइन मिलेगा। अब आता हूँ उस बात की तरफ जो बड़ी अहम है। मैंने इन दोनों रिएक्शंस को डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था, उतने मुश्किल तो नहीं थे। मैंने खास तौर पर रेड से आपको कहा फ्लैशबैक में जाकर अल्कीन का रिएक्शन याद कीजिए और उसको इससे कनेक्ट कीजिए, ताकि अगर आपको अल्कीन याद होगा तो अल्काइन खुद ब खुद याद हो गया। ये बात इसलिए बड़ी ज़रूरी थी कि इम्तिहान वालों ने इसे बड़े ख़तरनाक तरीके से इस्तेमाल किया है। और वो क्या है कि इम्तिहान किताब खोलकर देखें अगर आप, तो आपको अल्काइंस को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका नज़र आएगा और वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये जो डीहाइड्रोजिनेशन इस वक्त आपके सामने जगमगा रहा है, ये बुक में कहीं भी नहीं है। तो सर ये आपने क्यों पढ़ा दिया फिर? इसलिए कि ये इम्तिहान में बहुत दफ़ा आ चुका है। ये है असल बात। इसका मतलब पहली दफ़ा जब आया तो ज़ाहिर-सी बात है सबके हाथ-पाँव फूले होंगे, उसके बाद तो सबने कराना शुरू कर दिया। तो उन्होंने आपको ये तरीका आज भी बुक में नहीं है और ये इम्तिहान में अब आपको 3-4 दफ़ा मिल चुका है। तो ऐसा क्यों किया है? तो उन्होंने ऐसा इसीलिए किया है कि वो ये कह रहे हैं कि आप ये लकीर के फ़कीर बनते हुए सिर्फ़ इक्वेशंस के रट्टे मत मारिए, समझें उसको। तो जब हमने आपको पहला वाला रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराया तो ये रियलाइज़ करें कि ये तरीका अल्कीन से कैसे जुड़ा हुआ है। तो फिर दूसरे वाले रिएक्शन को खुद जोड़ दें। यानी ये उनका ख़्याल था कि बच्चे ये अकल खुद इस्तेमाल करें कि जब हम उनसे कहें कि ज़रा डिहैलोजिनेशन से अल्काइन बना के दिखाओ, तो उनको इतनी अकल आए कि डिहैलोजिनेशन का मतलब है सिर्फ़ हैलोजन रिमूव करना। तो अगर हैलोजन 4-4 रिमूव करेंगे तभी तो अल्काइन बनेगा। अब बहरहाल आपको वो अकल आती है या नहीं, अब उसकी मीनिंग नहीं रही, क्योंकि मैंने तो ये रिएक्शन एज़ ए रिएक्शन ही आपको करा दिया। लेकिन ये मैंने जो कनेक्शन जोड़ा है इसका, इसकी वजह ये थी कि किताब वाले हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह सोचें, ये आपके लिए अच्छा है। बहरहाल, अब बुक में है या नहीं है, हमने तो ये देखते हुए कि इम्तिहानात में क्या आ रहा है, हमने आपको दोनों तरीके दिखा दिए। दोनों का मतलब बस ये 2 ही हैं। जी हाँ। तो अल्काइन्स बनाने के ये 2 तरीके हो गए और ये दोनों तरीके अल्कीन से कनेक्टेड थे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और डीहैलोजिनेशन। अब ये वो 2 तरीके हैं जिनसे आप तमाम अल्काइन्स बना सकते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। जबकि
एक तरीका और है, लेकिन वो तरीका सारे अल्काइंस का नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलग से डील कर रहा हूँ। वो तरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ इथाइन बनाने का, इट्स एन इनऑर्गेनिक मेथड, और ये सिर्फ़ इथाइन बनाने का, इसलिए इसे बाकी के साथ ना ही मिक्स अप करूँ तो बेहतर है। तो अल्काइंस तमाम बनाने के 2 तरीके हो गए जो हम पढ़ चुके हैं, और एक तीसरा स्पेशल तरीका जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इथाइन बनाने के लिए है, और वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड for the preparation of ethyne only। सही हो गई बात? सिंपल इक्वेशन है। कैल्शियम कार्बाइड का ये फॉर्मूला है, when it is react with water it forms calcium hydroxide एंड इथाइन। ये इनऑर्गेनिक के स्टाइल से है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, डायरेक्ट लिख दिया। और ये चैप्टर 2 में जो हमने पढ़े थे कोवलेंट हाइड्राइड्स, उनकी इनडायरेक्ट प्रिपरेशन की एग्जांपल थी। मैंने वहाँ 3 एग्जांपल्स लिखाई थी, ये वाली डेलिबरेटली नहीं लिखाई थी कि जब ये यहाँ पढ़नी है तो वहाँ लिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसे यहीं समझाने में ज़्यादा मज़ा है। तो अब ये आ गई बहरहाल। तो इसे इस तरह लिखा जा सकता है, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम इसे ज़रा ऑर्गेनिक स्टाइल में लिखें तो ज़रा समझ में भी आएगा कि हुआ क्या है। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये असल में ये स्ट्रक्चर है। 2 कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बाइड कहलाता है, और कैल्शियम इस तरह से इनके साथ जुड़ा हुआ है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो वो दोनों कार्बन्स के साथ एक-एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। दिस इज़ कैल्शियम कार्बाइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर H और OH से मिलकर बना है, तो कैल्शियम OH के साथ मिलकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पीछे बचता है ये। तो इसमें दोनों कार्बन्स की एक-एक वैलेंसी खाली है, उसके साथ हाइड्रोजन लगता है, और ये बन गया